हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टेफ। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम नेक्स्ट जेएस को देखेंगे। इसका एक क्रैश कोर्स कह सकते हैं, आप इसका ओवरव्यू कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस। सो बेसिकली नेक्स्ट जेएस जो सा है वो एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। ये एक वर्ड जो सा इनका टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले एक रिएक्ट का कंपोनेंट, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक, इट मीन्स के जोन से हमारे पास रिएक्ट में कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, राउटिंग, फेचिंग, इस तरह की चीज़ें, वो ये चीज़ इजीली हैंडल कर लेता है। ठीक, एक चीज़ प्लस उसके बाद ये एसईओ के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब कि अगर आपने एसईओ भी साथ वेब, क्योंकि रिएक्ट में एसईओ की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो एक ही उसके पास पेज होता था, एक ही डोम में वो चीज़ें री-रेंडर करता रहता था, जिसकी वजह से एसईओ जो-सी है वो उस पे पॉसिबल नहीं थी। तो नेक्स्ट जेएक्स जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स हमें एसईओ भी परफॉर्म करने देता है। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई रही नेक्स्ट जेएस की बेसिक। अब जो उसने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस, वो क्या है? इससे मुराद ये है कि आपको यूजुअली जौन-सा है सबसे पहले एक फ्रंट एंड बनाना पड़ता था रिएक्ट में और बैक एंड बनाना पड़ता था नोड जेएस में। तो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन से मुराद इधर कि आप इधर दोनों काम नेक्स्ट जेएस में कर सकते हैं। ठीक है? आप सर्वर की जो चीज़ें हैं वो भी चला सकते हैं। सर्वर पे जो काम हो सकता है वो आप समझ लें, आप सर्वर अपना नेक्स्ट जेएस के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। आपको अलहदा से सर्वर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं, और ये सिक्योर्ड है, और जो सा इसके अंदर सारी चीज़ें वो हैं जो एक सर्वर में होनी चाहिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जो सा रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसका तरीका बेसिकली सिंपल, हम क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट लिखेंगे, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। तो ये मेरे से सवाल पूछेगा व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम। मैं इसको कह दूंगा माय ऐप सिंपली, एंटर। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट? नो। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint? Yes. Tailwind CSS? Yes. Source directly? Oh. Would you like to use source directory? No. App router? Yes. Uh, Customize the default import alias? No. सो ये सवाल थे। अब ये सवाल क्या कहता है? सो ये आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको कॉन्फ़िगरेशन देता है वो बड़ी फिट है। जैसे कि टाइपस्क्रिप्ट वो कहता है कि आपने टाइपस्क्रिप्ट के साथ यूज़ करना है तो टाइपस्क्रिप्ट को वो कॉन्फ़िगर कर लेगा। आपको अलहदा से npm वो आई करके वो जो पैकेजेस करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। ESLint जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाती है। टेलविंड CSS जौन-सी है मोस्टली जो हर प्रोजेक्ट में चलती है, वो भी इसके अंदर आप ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सोर्स डायरेक्टरी वो कह रहा है कि ऐड करने की नहीं, बेसिकली वो सिंपली ये होगा कि एक सोर्स का फ़ोल्डर बनेगा और उसके अंदर ऐप का फ़ोल्डर होगा, व्हिच इज़ आई थिंक इसमें अभी हमें नहीं चाहिए, तो इसको रहने देते हैं। येस कर देते तो एक फ़ोल्डर बनता सिंपली। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर? रिकमेंडेड आगे लिखा हुआ कि ऐप राउटर को वो कहता है यूज़ करें, आप यूज़ करना चाहते हैं और वही रिकमेंडेड भी है। वो क्या है? सो बेसिकली रिएक्ट जो सब नेक्स्ट जेएस में पहले जो थे वो पेजेस राउटर चलते थे। आप पेजेस बनाते थे, उसके अंदर जो सारे फ़ोल्डर और स्ट्रक्चर बनता था, तो उस लिहाज से आपकी राउटिंग सेट होती थी। अब रिएक्ट 13 में आई गेस उसके बाद से ऐप राउटर आ चुका है। तो ये ऐप राउटर और उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा यूजिंग पेजेस राउटर और यूजिंग ऐप राउटर। अभी इस वीडियो में हम ऐप राउटर देखेंगे जो कि लेटेस्ट है और इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। इसका डिफरेंस क्या है वो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन बहुत से इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग आपको मिल जाती है और इस तरह की आपकी परफॉर्मेंस वाइज ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद ये पैकेजेस खुद ही इंस्टॉल करता है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, नेक्स्ट और सारा टेलविंड आपको कॉन्फ़िगर करके दे देता है। तो ये हमारे पास सारी पैकेजेस हो चुके हैं। ऐप के अंदर जाएँगे और माय ऐप थी शायद, यस, तो ये आ जाती है। नेक्स्ट थिंग,
नेक्स्ट थिंग है हमारे पास एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो माय ऐप में मैं जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं एक ऐप जोन-सा है फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर हम सोर्स डायरेक्टरी को येस कह देते, तो इससे पहले एक सोर्स का सिंपली फ़ोल्डर होता, उसके अंदर ऐप होता। तो ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है। तो सोर ऐप का आ गया, ऐप के अंदर हमारे पास फ़ेवाइकन पड़े हैं, ग्लोबल सीएसएस, लेआउट और पेज। इसको इन अ मिनट अब देखते हैं ज़रा। इसी तरह नोड मॉड्यूल्स हैं। पब्लिक में सिर्फ हमारे पास एसवीजीज पड़ी हुई हैं। इधर हमारे पास एसेट्स पड़े हैं, एचटीएमएल सीएसएस नहीं है जैसे रिएक्ट में होती थी। ईएसलिंट की है, गिट इग्नोर की है और नेक्स्ट कन्फिग है। ये सारी कन्फिग फाइल्स पड़ी हैं हमारे पास। तो ऐप में चलते हैं। ऐप में बेसिकली हमारे पास फेवाइकन है, ग्लोबल सीएसएस है, लेआउट है और पेज है। जो ये पेज है, ये हमारा मेन इंडेक्स पेज है। इसको सबसे पहले रन कर देते हैं। इसकी रन की कमांड अगर पैकेज डॉट जेसन में जाएँ, तो हमें मिलेगी जो हमने करना पड़ेगा वो है npm run dev से ये नेक्स्ट dev चल पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई npm run dev करेंगे, तो हमारे पास ट्राइंग 3000 ये 3002 पर चल गया है। इधर आऊँगा, लोकल होस्ट 3002 लिखूँगा एंड इट विल ओपन दिस ऐप। तो ये बेसिकली हमारी ऐप आ चुकी है। ये हमारा इंडेक्स पेज है। वो कहता है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग ऐप स्लैश पेज डॉट जी एस। अब इसमें हम जो कहता है वो ऐप पेज डॉट जी एस है, इसमें इसमें सारा कोड पड़ा हुआ है। अगर हम इसको रिमूव कर दें और सिंपली इधर मैं एक डिफ डालकर लो वर्ड लिख दूँ और साथ ही कुछ क्लासेस डाल दूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि टेलविंड जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। टेक्स्ट फॉर एक्सएल कर देता हूँ, टेक्स्ट वाइट एंड देन टेक्स्ट सेंटर। सेव करता हूँ, आऊँगा इधर तो ये देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया है हमारे पास, मार्जिन टॉप पर सॉरी। सो हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पेज जो है पेज डॉट जी एस, इसके अंदर ये इंडेक्स पेज है। टेलविंड हमने चेक कर ली, इसमें टेलविंड भी कन्फिगर्ड है। अब इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इधर बेसिकली हम लिख देते हैं होम पेज, मैं कह देता हूँ होम पेज। ये होम पेज आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें दूसरा है लेआउट। लेआउट क्या है? अगर लेआउट में हम अभी देखें तो अ, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस बना देता है। अगर ये नहीं बनी हुई या हम इसको रिमूव कर देंगे, तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस की ऐप काम नहीं करेगी। ये कंपल्सरी है, ये ज़रूरी है, ठीक है? तो इसी नाम से आपने रूट लेआउट के नाम से इस तरह की एक एक्सपोर्ट फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर आप एचटीएमएल पास करते हैं, बॉडी का टैग और उसके अंदर चिल्ड्रन। अब जो भी डाटा यहाँ पर रेंडर हो रहा है ये चिल्ड्रन है, समझे? ठीक है? तो इसलिए इस एचटीएमएल और बॉडी ज़रूरी है। इसी के लिए बेसिकली अब यहाँ पर हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे अब ये देखेंगे तो मेटा डाटा की इसके अंदर एक टाइप आ रही है। ये क्या है? ये हमारे हेड के अंदर अपेंड हो जाएगी। ठीक है? हम सिंपली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डाटा करना है। टाइटल मेटा टाइटल होता है और एक मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जो टैग हमारे हेड में, तो वो आपको ये मिल जाएंगे। अगर हम इसकी ऐप को इंस्पेक्ट भी करें, तो इसमें बन आया क्या हुआ है? अगर हेड में देखें तो हेड अभी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन हेड इधर डिफाइन हो चुका हुआ है, क्योंकि हेड के बगैर तो वो चीज़ें नहीं चलती। तो हेड में अगर हम आए, तो अगर आप देख सकते हैं ये टाइटल आ गया, किधर गया? ये बेसिकली कंटेंट क्या है? जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप। और ये कहाँ पर है? ये है। अगर क्रिएटेड बाय डेव लिख दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जनरेटेड बाय डेव। तो यहाँ से हम जो से अपना मेटा वो डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, जो कि एक एसईओ के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक, और ये टाइटल हमारे पास आ जाता है। ये टाइटल जो होता है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, इसको मैं कह देता हूँ क्रिएट डेव ऐप।
तो ये हमारे पास टाइटल चेंज हो जाएगा, क्रिएट डेव ऐप, ये टाइटल। तो ये हमारे पास सिंपली हमने इसको एक्सपोर्ट करना होता है मेटा डाटा, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारा लेआउट है। लेआउट बेसिकली उसका कंटेनर कह लें आप, पूरे जो भी हमारी बॉडी हमने लिखना है उसके लेआउट कंटेनर है उसका। इसके अंदर और प्लस आप जब चीज़ें शेयर्ड कंपोनेंट जिसे कहते हैं वो बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसको फर्दर अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम राउटिंग को देख लेते हैं। लेट्स से राउटिंग हो गया, इधर इसको देखते हैं कि शेयर्ड से क्या मुराद है। अगर लेट्स से हम कुछ लेआउट बनाना चाहते हैं, एक हेडर चाहते हैं और एक फुटर चाहते हैं कि वो हमारे पास हमेशा रहे, तो मैं इधर क्या करूँगा, सिंपली div एक बनाऊँगा और उसको कुछ क्लासेस दे देता हूँ। क्लास नेम, सो बेसिकली मैंने ये एक हाइट 20 उसको दे दी। हाइट 20 से मुराद इधर टेल वेंट की, जिसका मतलब है 80 पिक्सल्स। विड्थ फुल दे दी 100%, बॉर्डर और बॉर्डर वाइट दे दी और नेव बार मैंने लिख दिया। इसको मैं सेव करूँगा तो एज यू कैन सी हमारे पास एक नेव बार टाइप बन गई। परफेक्ट। तो ये एक अब लेआउट आ गया। अब ये मैंने होम पेज पे नहीं बनाई, मैंने लेआउट पे बना ली है। अब लेआउट क्या है, ये बेसिकली शेयर्ड है। तो अब मैं जो फर्दर राउट्स बनाऊंगा बाकी सारे, उसके अंदर भी ये नेव बार ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होती रहेगी। ठीक, चलिए उसको देख लेते हैं। तो राउटिंग की सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम देखें तो ऐप के अंदर हमारे पास पेज डॉट जे एस है जो कि इंडेक्स पेज है, और लेआउट है जो कि उसका एक कंटेनर आप कह सकते हैं। तो इसकी राउटिंग इसी तरह काम करती है। ये इंडेक्स पेज हो गया। पेज डॉट जे एस कन्वेंशन है कि हमने पेज डॉट जे एस बना देंगे तो वो उसको लगेगा ये एक पेज है, और फ़ोल्डर का नाम उसका राउट नेम होगा। लेट्स से अगर मैं ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बना दूँ अबाउट के नाम से, ठीक? उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना दूँ पेज डॉट जे एस के नाम से, इसको अबाउट कह देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं कह देता हूँ अबाउट पेज सिंपली। परफेक्ट। सेव करूँगा, इधर आऊँगा और ऊपर लिखूँगा स्लैश अबाउट। अबाउट पेज पे जाऊँगा तो मेरे पास ये अबाउट पेज आ गया है, जो कि मैंने ये लिखा हुआ। इसको क्लासेस, इसको भी वही क्लासेस दे देते हैं जो हम होम पेज को दी थी। सो या ये हमारे पास अबाउट आ गया। वापस जाऊँगा, होम पेज आ जाएगा और स्लैश अबाउट करूँगा तो अबाउट पेज पे आ गया। तो ये इसकी राउटिंग सिस्टम इस तरह है, फ़ाइल यानी कि जो बेस्ड है कि अब हम फ़ोल्डर बनाते रहते हैं और इस तरह हर फ़ोल्डर के अंदर, जिस फ़ोल्डर के अंदर पेज डॉट जेएस पड़ी होगी, वो एक राउट बन जाएगा। लेट्स से अगर मैं अच्छा ये अबाउट के अंदर बनाने लगा हूँ, अब मैं ऐप में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ एबीसी के नाम से, ठीक है? इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ओह सॉरी एबीसी में बनानी है। इसमें एक फ़ाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस, RAFC लिखता हूँ, ABC लिख देता हूँ, ठीक? सेव करूँगा और यहाँ पर आकर ABC लिखूँगा, तो मेरे पास 404 एरर आ जाएगा, दिस पेज कैन कुड नॉट बी फाउंड। तो ये पेज एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब तक इसमें पेज डॉट जेएस की फ़ाइल नहीं होगी, उसको नहीं पता होगा ये एक राउटिंग फ़ाइल है। वो इसको सिंपली लेगा, जिसकी वजह से हम जो है कंपोनेंट्स भी इधर बना सकते हैं और वो ओवरलैप नहीं करेंगे राउटिंग के साथ। तो एट द मोमेंट मैं इसको पेज डॉट जेएस करूँगा, अब ये एंटर मारूँगा, अब ये एक राउटिंग बन चुका हुआ है, ठीक है? इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक दफ़ा दोबारा, एबीसी जाऊँगा तो एबीसी अब लिखा आ गया। अब ये राउटिंग है, जब उसमें पेज डॉट जेएस आ गया, वो एक राउटिंग जोन-सा है हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। सो तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह के बनते हैं। अब पेज डॉट जेएस के अलावा हमारे पास कुछ और फाइल्स भी हैं।
पेज डॉट जेएस के अलावा हमारे पास कुछ फाइल्स और भी हैं, जैसे इधर भी हर एक राउट के अंदर लेआउट डॉट जेएस होती है। अच्छा, इसके अंदर जब हमने देखा है तो लेआउट जो है वो होम में भी आया है और अबाउट में भी आया है। ठीक हो गया? और लेट मी सी। अच्छा, मैंने इधर फाइल शायद बनाया हुआ है तो इसलिए वो कह रहा है। अगर मैं इसको फॉर द मोमेंट डिलीट कर दूं, सेव कर दूं, अबाउट पेज आ गया। अब देखिए नैव बार जो हमने लेआउट मेन पे बनाया था वो यहाँ पर भी हमारे पास शो हो रहा है। अब अबाउट के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, इधर भी हमारे पास लेआउट की फंक्शनैलिटी है, layout डॉट जेएस। अब इस लेआउट और उस लेआउट में क्या फ़र्क है? छोटा-सा फ़र्क है। एक काम करता हूँ मैं इसी को बेसिकली ये भी ज़रूरत भी नहीं है, आरएएफसी करता हूँ। इस लेआउट को मैं कह देता हूँ अबाउट लेआउट, ठीक है? और इसको मैं सिंपली नाम दे देता हूँ अबाउट लेआउट और इसको ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, सेव करूँगा। अब देखिएगा क्या, अबाउट लेआउट। एक काम करता हूँ बल्कि इसको बल्कि मैं इधर भी वो वाली नैव बार एक इधर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है? लेट्स से इसको मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर और सॉरी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ सिंपली। तो फॉर्मेट इसको मैं नैव बार की बजाय अबाउट नैव बार कह देता हूँ, ठीक है? सेव करता हूँ। सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये अबाउट नैव बार आ गया हमारे पास। लेकिन मेरा इधर अबाउट पेज का जो टेक्स्ट है वो गायब हो गया। तो वो बेसिकली कैसे आएगा? तो वो बेसिकली इस तरह आएगा कि हमारे पास इधर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर हमने पास करना होता है चिल्ड्रन, ठीक? जैसे कि हमने रूट लेआउट में भी पास किया हुआ था चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी हम चिल्ड्रन पास करेंगे। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे मैं एक फ्रैगमेंट में कर देता हूँ पास और उसके बाद यहाँ पर सिंपली चिल्ड्रन पास कर देता हूँ। तो अब मैं सेव करूँगा, तो ये मेरे पास अबाउट पेज भी शो हो गया है। परफेक्ट। तो ये अबाउट पेज भी शो हो गया, तो चिल्ड्रन का काम था इसमें, क्योंकि अब जो लेआउट बेसिकली कंटेनर और कंटेनर बेसिकली उसमें तो बाकी चीज़ें भी दिखानी है हमें। परफेक्ट। अब एक ऐप जो रूट लेआउट है और अबाउट लेआउट में फ़र्क क्या है, इसमें हम एचटीएमएल बॉडी पास करते हैं और फिर चिल्ड्रन। बाकी जो अबाउट दूसरे राउट्स हैं उसके अंदर हमें एचटीएमएल और वो नहीं करनी पड़ती और नहीं करनी। हमने वहाँ पर सिर्फ अगर कुछ कंटेनर आपने बनाना है तो आप उस कंटेनर को बनाओ। क्यों नहीं करनी चाहिए और करते? क्योंकि जो एचटीएमएल वाला रूट है, लेआउट है, वो पहले से ही शेयर्ड है। जो मेन पे लिख दिया वो आगे तमाम राउट्स के अंदर शेयर्ड है। तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं एक ही दफ़ा, क्योंकि 2-2 एचटीएमएल्स नहीं आती एक डोम में। तो ये हमारे पास आ गया राउटिंग। इसमें लेआउट बता दी। इसके अंदर अब फिर बात कर लेते हैं हम नेस्टेड राउट की। तो अगर अबाउट के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँ मी के नाम से, ठीक है? मी, अबाउट स्लैश मी और इसके अंदर फिर एक बनाऊँ पेज डॉट जेएस। पेज का नाम मी रख देता हूँ, तो इसको मैं कह देता हूँ मी पेज, अबाउट मी पेज कह देता हूँ, ठीक है? अब मैं सेव करता हूँ। अब क्योंकि ये मैंने अबाउट के अंदर बनाया है, तो ये अबाउट के अंदर एक्सेस होगा स्लैश अबाउट स्लैश मी। तो अबाउट मी पेज आ गया मेरे पास, अबाउट मी पेज आ गया एक चीज़। दूसरी चीज़ जो रूट लेआउट था वो भी हमारे पास वो शेयर्ड होता है आगे, और जो उसका पेरेंट लेआउट होता है वो भी आगे नेस्टेड में जाता है। तो अगर लेआउट डॉट जेएस जो हमने बनाई थी अबाउट नेवबार, वो आगे अबाउट के सारे नेस्टेड राउट्स में भी शो होगी हमारे पास। जैसे रूट लेआउट है वो भी आगे नेस्टेड में शो हो रही है, इसी तरह जो अबाउट की होगी वो भी आगे अबाउट के सारे नेस्टेड में शो होगी। एक चीज़, ठीक? ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब मी का अलग से लेआउट बन सकता है, उसी तरह सारा फ्लो जैसे बाकी राउट्स के लिए है। ओके, परफेक्ट।
अब एक चीज़ देख लेते हैं, ऐप अबाउट आ गया हमारे पास, मी उसमें आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास एरर होता है, एरर डॉट जेएस। आप एक मेन एरर भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ, इसको नहीं करता यहाँ पर, ऐप में आता हूँ, यहाँ पर एक फ़ाइल कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, एक एरर डॉट जेएस के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, RAFC करता हूँ। ये मेरे ख़्याल से नहीं, ठीक है। इसको कह देता हूँ एरर, एरर पेज, और इसको भी डिफ़ॉल्ट भी कर देता हूँ एरर के नाम से। सेव करता हूँ। कहता है फास्ट हैड टू परफॉर्म अ फुल रीलोड, तो बेसिकली मैं इसको फुल रीलोड कर देता हूँ। अच्छा, app.js must be a client component, use the client directive, ठीक है। इसको अभी हम फॉर नाउ सिंपली इधर यूज़ क्लाइंट कर देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में कि क्यों, क्या चीज़। सेव कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा अबाउट मी, वैसे ही सब चीज़ें चलने लगी। अब ये एरर डॉट जेएस करेगा क्या? लेट्स से आपके पास कोई एरर आ जाता है, वेबसाइट जो है, वेब ऐप क्रैश हो जाती है, तो आप मोस्टली जो रिएक्ट में है वो एक ब्लैंक वाइट स्क्रीन आ जाती है अगर प्रोडक्शन पे हो, नहीं तो लोकली एक वो एरर शो कर देता है। तो यहाँ से बेसिकली हम एरर का एक कोई पेज बना सकते हैं, बजाय इसके कि उनको वाइट स्क्रीन दिखाई जाए। हम एक एरर का पेज बना सकते हैं जिसपे हम उनको कहें कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन, उसको रूट पे भेज दें, जो भी हम करना चाहें। तो एक एरर का पेज होता है, और यहाँ बेसिकली हम एरर फाइंड भी कर सकते हैं। अगर हम इधर जाते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉप्स में एरर भी आ रहा होता है, और रीसेट जोन-सा है वो भी एक प्रॉप आ रहा होता है, जिससे हम एरर का पता कर सकते हैं कि वो एरर क्या है हमारे पास। तो अगर हमने एरर शो करवाना हो तो हम एरर शो भी करवा सकते हैं। एक चीज़, ठीक हो गया? परफेक्ट। इसके अलावा हमारे पास ऐप के अंदर एक और पेज है, नोट हाइफन फाउंड डॉट जेएस। नोट फाउंड कर देता हूँ, ठीक है? तो नोट फाउंड 404, और इसमें बेसिकली मैं क्लासेस जो है ना वो ये वाली लगा देता हूँ, ठीक है? सेव करता हूँ। अब नोट फाउंड का मैंने एक क्रिएट किया पेज, नोट फाउंड। तो अब ये पेज क्या होगा, अगर मैं किसी ऐसे राउट पे चला जाता हूँ जो कि नॉन एग्जिस्टेंट, मैं ऐसे राउट पे चले जाता हूँ जो कि क्रिएट ही नहीं हुआ है, लेट्स से ABCD एंटर करूँगा, तो नोट फाउंड 404, ये जो अभी हमने क्रिएट किया है फाइल, ये उधर से शो हो रहा है। तो बेसिकली आप अपना, जब आपने एरर नॉट फाउंड वाला पेज 404 पेज बनाना हो, तो वो आप उसको इस तरह फाइल बनाकर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फाइल है जिसका नाम है हमारे पास लोडिंग फाइल। लोडिंग क्या करती है बेसिकली, जब अगर आपने कोई फैचिंग या वो लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो हम उसको लोडिंग भी शो करा सकते हैं। लेट्स से इधर फाइल बना लेते हैं लोडिंग डॉट जेएस के नाम से, और कर लेते हैं इसका नाम लोडिंग रख देते हैं, और इसमें लेट्स से इधर भी क्लास पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली लोडिंग, जब हमारे पास हम होम में जाएंगे और हमारे पास वो लोड हो रहा होता है, तो बेसिकली हम ये टेक्स्ट शो कर देंगे, तो वो लोडिंग ये शो होगी हमारे पास। परफेक्ट। इसको हम मज़ीद जो जब हम फेचिंग में दे जाएंगे तब हम देखेंगे। ओके, परफेक्ट। ये हमारे पास हो गया राउटिंग। राउटिंग के अंदर हमने चेक कर लिया कि राउट्स किस तरह होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें, लोडिंग और एरर डॉट जेएस, हम हर राउट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अबाउट में भी इसको हम ये दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, और जो सा हमारे पास लोडिंग भी और एरर डॉट जेएस भी। अगर हमने एरर हर कंपोनेंट के अलहदा रखना हो तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट, एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट थिंग जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये तो एक
अलहदा ये थोड़ा-सा चेंज था जो कि हमें नेक्स्ट जेएस आउट ऑफ द बॉक्स देता है राउटिंग, कि हमें कोई कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ा ऐप डॉट जेएस को, और कुछ पैकेजेस वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ा। सब जौन-सा है नेक्स्ट ऐप ने सँभाल लिया। नेक्स्ट है सर्वर साइड रेंडरिंग या कंपोनेंट, जो हमने बहुत सुना है, जो नेक्स्ट जेएस कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, और इस तरह का सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरह की चीज़। वो क्या है? तो बेसिकली वो इस तरह है, अगर हम उससे ऐप में जाते हैं, इसमें हमारे पास ये हमने सर राउटिंग चेक कर ली है। अब मैं रेंडरिंग पे आया हूँ, सर्वर कंपोनेंट्स। तो कहता है सर्वर कंपोनेंट्स अलाउ यू टू राइट यूआई दैट कैन बी रेंडर्ड ऑप्शनली कैश्ड ऑन द सर्वर। तो बेसिकली सर्वर कंपोनेंट होते क्या हैं? वो अलाउ करते हैं आपको यूआई, जिस पे आप यूआई कर सकें जैसे भी, लेकिन वो जो यूआई होती है वो रेंडर्ड हो और कैश्ड हो सर्वर से। जैसे दूसरी क्लाइंट साइड और उसमें क्या फ़र्क है? तो क्लाइंट साइड में ये होता है कि हमारा जो भी कंपोनेंट रेंडर होता है, जो भी यूआई रेंडर होती है, वो क्लाइंट साइड के एंड से रेंडर होती है। यहाँ से हमारे ब्राउज़र से रेंडर होती है। जिसकी वजह से वो हम देखा होगा कि थोड़ा-सा डिले आता है लोडिंग, और इस तरह यहाँ के मतलब कि शुरू में सबसे पहले आपको ब्लैंक स्क्रीन मिलती है व्हाइट, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें लोड होती हैं। लेकिन सर्वर कंपोनेंट क्या करता है? यही का सारा काम सर्वर पे करता है। वहाँ पर रेंडर करता है और फिर यहाँ पर हमें शो करवा देता है। जिसकी वजह से एज़ यू नो सर्वर पे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फ़ास्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट। इस वजह से ये थोड़ा-सा फ़ास्ट फ़ील होता है हमारे पास। एक चीज़ ये होती है सर्वर कंपोनेंट्स, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम कैसे सर्वर कंपोनेंट्स बना सकते हैं और कैसे फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं, वो एक सिंपल कंपोनेंट होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पता चले या एक्स्ट्रा कोई फंक्शनैलिटी हो। वो सिंपल, जैसे अब ये पेजेज़ जितने भी आपने देखे, मैंने पेज डॉट जेएस बनाया, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हर जो कंपोनेंट बनाते हैं हम नेक्स्ट जेएस में, वो सारे सर्वर कंपोनेंट्स हैं। उसे उसे क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हम ये टेक्स्ट यूज़ करते हैं, यूज़ क्लाइंट। अब एरर डॉट जेएस वो कहता था कि जो-सा है एक क्लाइंट कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑन क्लिक्स इवेंट्स होते हैं, अगर आपने देखे हों, मैं बताता हूँ वो क्या होते हैं सब कुछ। तो ये होना चाहिए एरर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा यूज़र इंटरैक्टिव होता है, यहाँ पर हम कोई बटन डाल सकते हैं कि गो बैक टू होम वाला। ये यूज़ क्लाइंट होना चाहिए, वो कहता है कि क्लाइंट होने चाहिए। बाकी लोडिंग को उसने नहीं कुछ कहा, क्योंकि लोडिंग में ऐसा इंटरैक्टिव नहीं होता कोई काम, वो सिर्फ़ थोड़ी देर आएगा और चला जाएगा, दैट्स इट। अब सर्वर और ये क्लाइंट में ये फ़र्क तो हमें पता चल गया कि ये सर्वर हैं, ये सर्वर पे लेट्स से कहते हैं, हम इसको कहते हैं रेंडर होते हैं और फिर हमें नज़र आ जाते हैं। तो क्लाइंट पे वो अपलोड होना और वो सारा रेंडर होना, वो हमारा टाइम बच जाता है। ओके, अब इसमें फ़र्क क्या है? हम क्यों फिर क्लाइंट यूज़ करें? कब यूज़ करना पड़ेगा? ये सारे सवाल अब तो आएँगे। सो लेट्स से हम एक सिंपल सा यहाँ पर लेआउट में, क्योंकि हमने नैव बार बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक सिंपल थोड़ा-सा वर्किंग नैव बार बनाते हैं, और साथ ही इनके कुछ यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स जो इनके बिल्ट इन हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, वो है इनका लिंक। ये देखें, अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट लिंक है और एक रिएक्ट राउटर डोम का लिंक है। तो हम नेक्स्ट लिंक यूज़ करेंगे। ये ऊपर से नेक्स्ट जो जेएस प्रोवाइड करता है। तो लेट्स से href उसी तरह, और आगे हमने डालना होता है होम। ठीक है, जैसे ए यूज़ करते हैं ए टैग, वैसे ही इस तरह यूज़ होता है। इसी तरह हम एक अबाउट का पेज बना लेंगे, और इसी तरह हम एक लेट्स से बना लेते हैं लिंक करके, कॉन्टैक्ट का नहीं ब्लॉग का बना लेते हैं, ठीक है? और इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, और इसको ताकि कुछ क्रैश ना हो, तो मैं इधर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ ब्लॉग के नाम से, और उसके अंदर एक पेज बना लेना पेज डॉट जेएस के नाम से। ब्लॉग पेज, परफेक्ट, सेव कर लेता हूँ, और ये हमारे पास एक ब्लॉग का भी पेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये मैंने तीनों राउट
कर दिए। परफेक्ट। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब मैं इसको सेव करूँगा ना, तो देखते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने, ऐप में जाऊँगा। अच्छा, इसको थोड़ा-सा ना वो उस तरह कर देता हूँ। अ, सो बेसिकली मैंने ये लिंक कंपोनेंट यूज़ किए और यहाँ पर हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो गया, होम, अबाउट और ब्लॉग। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब मैं चाह रहा हूँ लेट्स से ये तो चल रहा है, सर्वर कंपोनेंट है, परफेक्ट हो गया। अब ये कैस्ट भी हो जाता है फ़ौरन, लेकिन फर्स्ट टाइम लोड थोड़ा सा टाइम लेगा शायद, नेक्स्ट टाइम। अभी अगर आपने देखा हो, इफ़ यू कैन सी, कि हल्का सा बीच में ये लोडिंग भी आती है, ठीक है? हल्की सी बीच में लोडिंग भी आती है, इट्स मीन कि वो लोडिंग वाला जो पेज है हमारा वो काम करता है खुद ब खुद, ठीक? तो इसलिए हम वो भी डाल सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, अब लिंक डाल दी। अब मैं चाह रहा हूँ मैं देखना कि कौन सा एक्टिव है, उसको हम येलो कलर कर दें। तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा, यूज़ पाथ नेम इनका है, लेट्स से पाथ नेम इज इक्वल टू यूज़ पाथ नेम नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से। ठीक है, मैंने इसको यूज़ किया और फिर इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ पाथ नेम, सेव करूँगा। You will see use path name only works in client component. Add the use client directive at the top of the file to use it. Now ये फ़र्क है। अब जो हमारे पास सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरेक्टिव कह लें आप, इंटरेक्टिव एसन, मतलब उसके पास इवेंट हैंडलिंग नहीं होती, उसके पास उससे उस कंपोनेंट्स में हम हुक्स नहीं यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ें हम सिर्फ क्लाइंट में यूज़ कर सकते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अब मैंने यूज़ पाथ नेम एक हुक है, तो ये मैं इधर यहाँ पर सर्वर में यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे यूज़ क्लाइंट बनाऊँगा, और इन इन द मोमेंट मैं इसको क्लाइंट बनाऊँगा तो इसके ये दूसरी चीज़ें काम करना छोड़ देंगी जो कि सर्वर चीज़ें थीं। तो अब इसका हल क्या है? ये इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इस चीज़ को एक क्लाइंट कंपोनेंट में बना सकते हैं। लेट्स से मैं ऐप में जाऊँगा, फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। यहाँ पर क्रिएट करता हूँ फ़ाइल navbar डॉट जेएस, ठीक है? और जो इधर का ये सारा कोड है, इसको कट करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, लेआउट में जाता हूँ, इसके अलावा ये 2 चीज़ें थी, इसको भी मैं कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसको इंपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट कर लेते हैं, सेव कर लेता हूँ, और इसको सबसे पहले यहाँ पर मैं ऊपर यूज़ क्लाइंट कर दूँगा, तो जैसे ये क्लाइंट कंपोनेंट हो गया। सेव किया, लेआउट में जाऊँगा, यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ नेव बार को कंपोनेंट से। दैट्स इट। ये किया, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, लिंक भी जब ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। दैट्स इट। सेव करता हूँ। अच्छा, उधर लिंक भी नहीं डिफाइन, सॉरी। तो मैं इधर लिंक भी डिफाइन रिएक्ट नेक्स्ट का, सॉरी। सेव करता हूँ एंड नाउ इट्स वर्किंग फाइन। होम, अबाउट, ब्लॉग, तीनों पेजेस चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है? और अगर हम देखें इंस्पेक्ट करके, ओ सॉरी, इंस्पेक्ट करके देखें तो हमारे पास राउट्स भी आ जाते हैं। तो इस बेस पे हम वो चीज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ क्लास नेम, अगर पाथ नेम इज इक्वल्स टू स्लैश है, तो मैं इसका टेक्स्ट येलो कर देता हूँ, 400 एल्स नथिंग, ठीक? और फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके,
मैं इसको सेव करता हूँ। होम में हूँ तो हम होम हो गया, अबाउट में जाऊँगा तो अबाउट येलो हो गया, ब्लॉग येलो हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम सर्वर में नहीं करने कर सकते, तो इसके लिए हमें एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। और वो भी ऐसा मुश्किल नहीं, मतलब कि हमने एक क्लाइंट कंपोनेंट सिंपल प्योर बनाया और उसको हम फिर सर्वर कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। कितना अमेजिंग है, ठीक है। तो बेसिकली अब चीज़ तो वही है, बंदा देखे तो एक काइंड ऑफ वही चीज़ आ रही है, लेकिन नहीं, जो चीज़ें बिहाइंड द सीन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन हम क्या है, हमने सिंपल एक अलहदा कंपोनेंट बना दिया जो कि क्लाइंट था, और उसको हमने इधर इंपोर्ट कर दिया और हमारी चीज़ें वैसी की वैसी चल पड़ी। परफेक्ट एक चीज़। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं, ये लिंक की होगी जिसमें हमने थोड़ा-सा एक सर्वर साइड की बात कर ली। एक फ़र्क ये है हमारे पास है कि हम वहाँ पर हुक्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास उसकी फेचिंग। व्हाट इज़ फेचिंग? तो बेसिकली जैसे जब हमने डाटा फेच करना होता है तो बेसिकली हमें क्लाइंट साइड पे वो अब मैं जाता हूँ ब्लॉग पे, पेज में। अब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि बताया था, ये जो-सा है एक सर्वर कंपोनेंट है। अब सर्वर कंपोनेंट की एक मज़े की चीज़ जो है वो ये है इसकी फेचिंग। मैं एंटर करूँगा, इसको लेट्स से एसिंक हम बना लेते हैं। एसिंक कंपोनेंट है ये, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डाटा इज़ इक्वल रिस्पॉन्स कह देता हूँ। रिस्पॉन्स इज़ इक्वल्स टू अवेट, और आगे बल्कि वो दे ही रहा है टाइप कोड, ये इससे फेच कर देता हूँ। उसके बाद मैं डाटा को जेसन में कन्वर्ट करता हूँ और कंसोल डॉट लैग डाटा कर देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। ये 3 लाइन्स ऑफ कोड लिख दी मैंने। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करूँगा। इसको मैं अपना जो टर्मिनल है वो एम्प्टी कर देता हूँ। मैं जाता हूँ कंपोनेंट पे और अब मैं ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। लोडिंग इस दफ़ा थोड़ी-सी टाइम ली है, ठीक है, थोड़ा-सा क्योंकि फेच हो रहे थे डाटा। तो अगर आप टर्मिनल पे वापस आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डाटा फेच होकर आ गया है। इसको बेहतर तरीका ये है कि मैं इसको थोड़ा-सा शो भी करवा दूँ, ठीक है? तो डाटा डॉट मैप लेट्स से इस तरह से मैं इसको करवा देता हूँ। सेव करता हूँ, ये आ गया। थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन खैर इसमें से मैं एक काम कर दूँ, बॉडी हटा देता हूँ, सिर्फ टाइटल आ जाते हैं। और उसके अंदर से भी कुछ प्रॉपर्टीज़, क्लास नेम ऐड करता हूँ। क्लास नेम मार्जिन बॉटम 4, ठीक है, ये हमारे पास मार्जिन बॉटम आ गया। उसके अलावा 6 कर देता हूँ, फ़ॉन्ट लाइट थोड़ा-सा कर देता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से इसको छोड़ दें, वो जो मेन चीज़ थी वो हमने इस पे देखना है। तो अबाउट में गया, ब्लॉग में आया और ये मेरे पास अब डाटा फेच होकर आ गया है। दैट्स इट। ऐसे सिंपली हम डाटा को फेच कर सकते हैं। हमें यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। और ये बेसिकली सिर्फ़ काम जो है वो सर्वर कंपोनेंट्स में हो सकता है। क्लाइंट में हमें फिर से वो यूज़ स्टेट और वो सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। जबकि सर्वर में हम डायरेक्टली जो-सा है फेच कॉल कर सकते हैं और डाटा आकर हम डाटा को रेंडर करवा सकते हैं विदाउट एनी स्टेट्स। अब ब्लॉक के अंदर मैं एक फ़ाइल बना सकता हूँ, जैसे मैंने लेआउट का है वो भी बन सकता है, तो लोडिंग इसकी अलग से बना देता हूँ। लोडिंग डॉट जेएस करूँगा, ठीक है, इसको हटाकर मैं इसको लिख देता हूँ लोडिंग, और इसका मैं थोड़ा-सा टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ ब्लॉग लोडिंग, और इसको कुछ क्लासेस दे देता हूँ जो कि हम आगे देते आ रहे थे। यस, ये क्लासेस है, ठीक है, परफेक्ट। और आई थिंक काफ़ी है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, पेज पे जाता हूँ, वापस आया, अबाउट में गया, और जब दोबारा जाऊँगा, इसको एक थोड़ा-सा हम ना स्लो कर देते हैं, लेट्स से फ़ास्ट 3G कर लेता हूँ। अबाउट में गया और ब्लॉग में जाऊँगा। अच्छा, ब्रीफ क्योंकि इसने कैश कर लिया हो तो नेक्स्ट टाइम डाटा आपको जल्दी मिल जाएगा।
एक दफ़ा रीलोड कर देते हैं। रीलोड हो गया, मैंने फास्ट 3G किया हुआ है। अब मैं ब्लॉग पे जाऊँगा, एज़ यू कैन सी ब्लॉग लोडिंग आ रहा था। तो मतलब है कि मैं ब्लॉग की अलग से लोडिंग बना सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। मैं अगर मैं चाह रहा हूँ कि ब्लॉग पेज पे अलग से किसी किस्म की लोडिंग और स्केलेटन आए, तो वो मैं हैंडल कर सकता हूँ। और इसके अंदर जो चीज़ है, राउटिंग की जहाँ तक बात है, अगर मैं दोबारा जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, तो इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। मैं डाटा फेचिंग की बात कर रहा था। इसके अंदर प्री फेचिंग जो लिंक हम यूज़ करते हैं, लिंक टैग, वो प्री फेचिंग सपोर्ट करता है। इसमें इट्स मीन कि क्या है, जब भी हम किसी राउट पे क्लिक करते हैं, तो वो फेच करता है, और जब फेच हो जाता है तब हमें वो कंपोनेंट शो होता है। और क्लाइंट साइड पे क्या होता है, वो होता है फेच ऑन रेंडर, ठीक है? और ये होता है रेंडर ऑन फेच। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब हम क्लाइंट साइड या रिएक्ट ऐप में यूज़ करते थे, तो जैसे ही हम होम पे गए हैं, वो हमें होम पर ले जाता था, और उसके बाद फिर दोबारा से यूज़ इफ़ेक्ट पे रेंडर होता था। ठीक है? पहले वो चला जाता था, जो भी स्टेट डाली होती थी। उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट चलता था, वो स्टेट वो अपडेट करता था, दोबारा री-रेंडर होता था, और हमारे पास कंटेंट नज़र आता था। ये था रेंडर और फेच ऑन रेंडर, कि पहले रेंडर हुआ और फिर फेच होता है। जबकि ये क्या काम करता है, ये फेच ऑन रेंडर करता है। लेट्स से मैं ब्लॉग पेज पे जब क्लिक करूँगा, तो एट द मोमेंट मैंने ब्लॉग पेज पे क्लिक किया, वो फेच करेगा, और फेच करने के बाद जब डाटा आ जाएगा, तब वो मुझे ब्लॉग पेज पे रेंडर करवा के देगा। मैंने क्लिक किया, लोडिंग स्टेट जैसे कि उसने संभाली, तो वही आई हुई थी, क्योंकि मैंने डाली। नहीं डालूँगा तो वो इसी पेज पे रहेगा। जो पिछला पेज था वो उसी पे रहेगा। जैसे ही लोड हो जाएगा, तो वो मुझे इस पेज पे लेकर आ जाएगा। तो ये बेसिकली प्री फेचिंग इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो हमने बेसिकली दूसरी चीज़ें हैं इसकी फेचिंग में, फेचिंग हमारे पास होगी, ये डाटा कैश कर लेता है, ठीक है? फेचिंग डाटा ऑन द सर्वर विद फेच। अब ये सर्वर पे समझें आप, ये फेच हुआ है, तो क्योंकि सर्वर कंपोनेंट में हुआ है, तो ये इसकी स्पीड फास्ट होती है, ये फास्ट स्पीड करता है, और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आप इस तरह वो बता सकते हैं, कर लिया। उसके बाद हम कैशिंग डाटा है। बेसिकली ये जब ऑटोमेटिकली कैश कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें, तो बेसिकली रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर, कैश के अंदर फ़ोर्स कैश कर सकते हैं, और वो फ़ोर्स कैश तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। रिवैलिडेट कर सकते हैं उसी के अंदर, कि नेक्स्ट जो है, इस तरह प्रॉम्प्ट देकर एक ऑब्जेक्ट, उसको अंदर रिवैलिडेट के मतलब कि उसके बाद ये इनवैलिडेट हो जाए, दोबारा से रिफ्रेश करे, मतलब कि लेट्स से 3600 जो है, इसका मतलब है हर 1 घंटे के बाद रिवैलिडेट करे, दोबारा से नई कॉल जाए घंटे। परफेक्ट। उसके बाद ये सारी चीज़ें वो हमारे पास आ गई। ये हमारे पास फेचिंग, कैशिंग और रिवैलिडेटिंग होगी। इसके अंदर ये बताया हुआ है। परफेक्ट। ओके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या चीज़ होगी? ये हमारे पास सारे हो गए। परफेक्ट। ये चीज़ हमारे पास हमें समझ आ गया, सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट। ये डिफरेंस है लोडिंग स्टेट, और हमें कुछ भी नहीं बेसिकली ज़्यादा हैंडलिंग करनी पड़ी स्टेट्स और इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि वो सारा नेक्स्ट जेएस ने हैंडल किया हुआ है। परफेक्ट। नेक्स्ट थिंग जो चीज़ें हैं वो है हमारे पास, अब सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट कब यूज़ करने हैं, तो इनके कंपोजिशन पैटर्न पे चला जाता हूँ मैं। व्हेन टू यूज़ सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट, तो कहता है अगर आपने फेच डाटा करना है, आप सर्वर कंपोनेंट यूज़ करें। बैकएंड रिसोर्स एक्सेस करना है डायरेक्टली, तब भी सर्वर कंपोनेंट यूज़ करें। सेंसिटिव डाटा को कीप रखना है, करना है अपने पास, संभालना, तो तब भी सर्वर कंपोनेंट। लार्ज डाटा डिपेंडेंसी है कंपोनेंट। अगर अब ये यहाँ पर आते हैं क्लाइंट कंपोनेंट, अगर आपने कुछ ऑन क्लिक ऑन चेंज के इवेंट, इवेंट लिसनर जो हम कहते हैं, जैसे ये देखें, अब वो कह रहा है इंटरेक्टिविटी जब ऐड करनी है, इवेंट लिसनर ऐड करने हैं, तब आप क्लाइंट कंपोनेंट पे यूज़ करेंगे, आप सर्वर में ये चीज़ें नहीं कर सकते। यूज स्टेट लाइफ साइकिल इफेक्ट्स, ये जो हुक्स वगैरह, ये आप जो से हैं, ये सर्वर पे नहीं यूज़ कर सकते। ब्राउज़र एपीआई जैसे लोकल स्टोरेज होगी, लोकेशंस होगी और सब कुछ, ये भी आप सर्वर पे नहीं कर सकते, क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली काइंड ऑफ आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट एंड पे सिर्फ यूआई, प्योर यूआई है, इंटरेक्टिव यूआई काम, वो सारा उसके लिए हम क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करेंगे एज़ यूजुअल। लेकिन इसमें ऐड क्या चीज़ हुई है, कि जो फेचिंग है वो भी हम पहले क्लाइंट कंपोनेंट्स पे करते थे, क्लाइंट साइड पे कर रहे हैं और फिर सब कुछ आ रहा है।
अब वो चीज़ हमें सर्वर कंपोनेंट पे करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है? एक तो सिक्योरिटी है, प्लस उसके अंदर उसकी स्पीड है, परफ़ॉर्मेंस है, वो सब कुछ एकदम बूस्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सिंपली हम इसको इस तरह देख सकते हैं। बाकी और तकरीबन हमने ये चीज़ें देख ली हैं। एक चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था, वो ये है हमारे पास इसका डायनामिक राउटिंग। हम वो उसको किस तरह देख सकते हैं। लेट्स से मैंने ब्लॉग पे तो चला गया, मैंने लेट्स से फर्स्ट ब्लॉग पे जाना था, तो उसको मैं किस तरह हैंडल करूँ? तो उसको हैंडल करने का तरीका सिंपली ये है कि आप लेट्स से मैं इसको एक बना भी देता हूँ इस तरह से कि मैं इसको कहता हूँ, इसको एक लिंक में रैप कर देता हूँ, नेक्स्ट लिंक जो है, उसका href क्या होगा? अगर मैं देखूँ उसका href है स्लैश ब्लॉग स्लैश आगे उसका आईडी है, आईडी लेट्स से हम आईडी कह देते हैं। परफेक्ट। और ये हो गया, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक लिंक में मैंने बना दिया एक, और वो चला जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ अगर कोई गलती ना हुई हो। होगी आई गेस। अच्छा, वो गलती ये है कि आइटम डॉट आई डी है, सॉरी। परफेक्ट, सेव करता हूँ, कंसोल हटा देता हूँ, क्योंकि अभी कंसोल का भी ये थोड़ा सा फ़र्क है कि जब आप क्लाइंट कंपोनेंट पे कंसोल लगाएंगे तो वो टर्मिनल में आएगा, वो फ्रंट एंड के आपके उस कंसोल में नहीं आएगा। तो ये फ़र्क है। सेव कर लेता हूँ, कंपाइल हो गया है। मैं अब ये देखें, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एरर पेज, एरर पेज आ गई। ये वो एरर पेज है जो हमने एरर डॉट जे एस में बनाया हुआ है, एरर पेज। तो यहाँ पर लेट से कोई एरर आ जाता है तो हम इसको किसी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली क्रैश हो चुका हुआ है बेसिकली, लेकिन हमारे पास कोई भी मसला नहीं आया। मीन्स मसला नहीं है, मतलब कि वो क्रैश नहीं हुआ उस तरह जिस तरह क्रैश होता है बेसिकली। सिर्फ रिफ्रेश किया तो ये सब सही सही हो गया। सो मसला उस तरह नहीं आया कि वो हैंडल ही बड़ी ब्यूटीफुली था। तो एज अ यूज़र हमेशा नज़र ना आए, यूज़र को पता ना चले, तो हम उसको किसी तरह गाइड उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं अगर देखें अब नीचे तो ब्लॉग यू लोकलो स्लैश ब्लॉग स्लैश वन आ गया, स्लैश टू आ गया, स्लैश थ्री आ गया। अब मैं पेज पे जाऊँगा तो नोट फाउंड का पेज आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई पेज ही नहीं है। वापस ब्लॉग पे आ जाता हूँ पेज पे। अब मैं बनाना है स्लैश उसके नाम से, तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग का नेस्टेड है तो ब्लॉग के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और उसको अरे ब्रैकेट्स दूँगा, अरे वाली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मैं लिख दूँगा लेट्स से आईडी, जो भी मैंने अपने पैरम स्लग का नाम देना है। और उसी तरह फिर आगे पेज डॉट जेएस। परफेक्ट, इसको मैं ब्लॉग डिटेल कह देता हूँ। परफेक्ट हो गया। सेव करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अब मैं किसी राउट पे क्लिक करूँगा तो वो ब्लॉग डिटेल पेज पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा चल गया। अब मैंने वहाँ से पैरम्स गेट करने हैं, तो उसका क्या है, वो प्रॉप्स से हमारे पास आ रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैं रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ पैरम्स के नाम से। ठीक है, पैरम्स के नाम से जैसे हम वैसे यूज़ करते थे वैसे इधर भी यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट, उसको फिर दोबारा डिस्ट्रक्चर करता हूँ आईडी, क्योंकि हम आईडी नाम रखा हुआ है तो आईडी के नाम से ही हमारे पास पैरम्स के अंदर से आ रहा होगा। परफेक्ट। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ लेट्स से, बल्कि क्लास मेरे पास सेव ही होगी, ये क्लास है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ ब्लॉक डिटेल ऑफ आईडी। आईडी, अच्छा ये वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, खैर ठीक है। इसको सेव करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन। अब मैं ब्लॉग वन पे जाऊँगा, ब्लॉग डिटेल ऑफ आईडी वन, ब्लॉग डिटेल ऑफ आईडी टू, ब्लॉग डिटेल ऑफ आईडी थ्री। परफेक्ट। और अब मैं इसकी जो इंडिविजुअल ब्लॉग्स की हैं इसकी लोडिंग स्टेट अलहदा रख सकता हूँ, तो ये एक अलहदा हो जाएंगी। तो आपको इसमें स्टेट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ी कि आपको हर जगह यूज़ इफेक्ट यूज़ स्टेट इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल गया। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ी। ये जो है हमें नेक्स्ट जेएस आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देता है।
परफेक्ट इसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में बात कर लें, तो थोड़ी-सी चीज़ें हैं उसमें जो कि देखनी है हमने। सबसे पहले उसके अंदर ये कुछ हमारे पास बिल्ट इन कंपोनेंट्स है, जैसे लिंक है एक उनका बिल्ट इन, इसी तरह एक इमेज के लिए भी ये बिल्ट इन है। तो बिल्ट इन क्या करता है, हम क्या करते हैं ऐप के अंदर एक फ़ाइल रख लेते हैं, लेट्स से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ अबाउट में कर देते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, एंटर किया, H1 में ये एंटर कर दिया। यहाँ पर मैं इमेज टैग यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट स्लैश इमेज का। अब सोर्स देना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ के नाम से, इज फ्रॉम, लेट्स से मैं फेव आइकन आईओ यूज़ कर लेता हूँ। वो कहाँ पे हमारे पास, ये रहा। ठीक हो गया, डॉट आईओ पिक मैंने कर लिया। इसका मैंने पास करना है सोर्स पिक के नाम से, और पिक्चर ऑफ द ऑथर। दैट्स इट, सेव करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। इधर मैं गया, अबाउट में गया, और ये मेरे पास छोटी सी एक स्क्रीन, अगर आप देखें नज़र आए तो ये आ गई हमारे पास, शो हो गई हमारे पास वेब आइकन। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन और इस तरह क्या चीज़ है, इसकी अगर दो किस्म, जैसे सबसे पहले लोकल है, तो लोकल इमेज के लिए क्या करेंगे हम, लोकल इमेजेस के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं। अब क्या कहता है कि ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट जेएस है वो डिटरमाइन कर लेता है उसकी विड्थ और हाइट। अब हमने विड्थ और हाइट नहीं दी, और ये फैब आइकन था तो इसकी हाइट इतनी ही होनी थी, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली विड्थ हाइट हम दे भी सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है उसकी इंपोर्ट की हाइट क्या होती है। अब इसको छोड़ते थे, इसको कमेंट कर देता हूँ, दोबारा से इमेज टैग यूज़ करता हूँ। इस टाइम मैं जो सा है वो यूज़ करूँगा एक यूआरएल। परफेक्ट। अब इधर हमें मुझे विड्थ हाइट जो सी है ना चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये डायनामिक रिमोट हो रहा है, तो ये इसको यहाँ से नहीं पता होगा कि कौन सी इमेज आ रही है। अच्छा, मैं इसको सेव करूँगा ना, देखिएगा क्या होता है। मैं ऐप में गया, अच्छा अबाउट में था, ठीक हो गया। रिफ्रेश कर लेता हूँ, लेट्स से एरर आ गया, फॉर एरर्स, तो कहता है इनवैलिड सोर्स प्रोप ये ऑन नेक्स्ट इमेज, होस्ट नेम image dot splash dot com is not configured under images in your next config dot js file। कहता है कि वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। वो क्यों नहीं है? अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो कहता है सेफली अलाउ ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, डिफाइन अ लिस्ट ऑफ सपोर्टेड यूआरएल पैटर्न्स इन next.config.js। कहता है अगर आपने सेफली ऑप्टिमाइज इमेजेस आ रहे हैं तो आपने उधर वो अरे ऑफ सारी डोमेन्स देनी पड़ेंगी, जो कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ इस डोमेन से वो एक्सेस हम इमेजेस कर सकें। तो क्या होगा, हम जाएंगे नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जेएस फाइल में, ये नेक्स्ट कन्फिग है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम डालेंगे इमेजेस, सॉरी ओहो इमेजेस, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर आएगा डोमेन्स, और डोमेन्स में वो सारी डोमेन्स आ जाएंगी, जहाँ पर ये अरे आ जाएगी उन सबकी, जहाँ से हम इमेजेस फेच करना चाहते हैं, उसको वाइट लिस्ट बेसिकली उसको कर देगा। सेव करूँगा, दोबारा अबाउट किधर था पेज, अबाउट का पेज था ना, यस। इसको मैं सेव सेव कर लेता हूँ, इसको भी वापस आता हूँ, रिफ्रेश एक दफ़ा करके देख लेता हूँ, एंड दैट्स इट। ये अब हमारे पास इमेज आ गई। होम में गया, अबाउट में आऊँगा, तो अब नेक्स्ट टाइम, अब क्योंकि कैश डाटा हो चुका हुआ है, तो बेसिकली मेरे पास फ़ौरन इमेज आ जाती है। तो ये बेसिकली मेरे पास इमेज आ गई जो मैंने सोर्स करने दी। तो ये इसका होता है कि रिमोट को हमें जब भी आप रिमोट इमेजेस यूज़ करें तो उसको नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जेएस फाइल में डाल दें उसकी सारी डोमेन्स। हाँ, सो बेसिकली लोडर्स आ जाता है प्रायोरिटी, फिर हमारे पास एक प्रॉप है जिससे हम उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, कौन सा इमेज है वो सबसे पहले आनी चाहिए। मतलब लेट्स से बहुत ज़्यादा इमेज हम चाह रहे हैं, ये वाली इमेजेस की प्रायोरिटी ज़्यादा हो, तो वो फिर उसको सबसे पहले चेक करेगा और फिर आपको दिखा देगा। इमेज साइजिंग और स्टाइलिंग सारी वैसी की वैसी है जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं, और ये इस तरह हमारे पास लेट्स से स्टाइल करके विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सारी चीज़ें वो स्टाइलिंग, हम इसको बैकग्राउंड इमेज, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इधर।
तो ये हमारे पास एक था। इसके अलावा एक लेज़ी लोडिंग है जहाँ पर ये हमारे पास रिएक्ट में भी होता था। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को लेज़ी लोड भी कर सकते हैं डायनामिक करवा कर। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा बेसिकली सिंपली ये है कि कुछ कंपोनेंट्स अगर हम इस तरह करवा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि लेट्स से अगर इसी की एग्जांपल देख लीजिए, ये सारे क्लाइंट्स कंपोनेंट है, नेविबार जैसे हमने बनाया था, तो कंपोनेंट ये है। अब लोड इमीडिएटली बट इन द सेपरेट क्लाइंट बंडल। अब क्या होगा, रिएक्ट में ऐसा होता है कि आप जो भी कंपोनेंट इस तरह लेज़ी लोडिंग के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट उसी वक्त सारे उनका डाटा, उसकी जेएस जो है वो लोड नहीं होती। वो लेट्स से आपने राउटिंग के कुछ मॉड्यूल्स आपने डिफाइन किए, होम, अबाउट और सर्विस के। तो आप जब होम पे हैं तो होम का जो सिर्फ कंपोनेंट है वो सारा उसकी जेएस लोड होगी। जैसे ही आप अबाउट में जाएंगे, तो तब अबाउट की जो है वो रेंडर होंगी कंपोनेंट, जेएस उसकी रेंडर होगी, लोड होगी आपके उसमें। और इसी तरह फिर जब आप सर्विस वाले में जाओगे तब वो लोड होगी। तो तीनों जेएस की फाइल्स एक साथ लोड नहीं होंगी, बल्कि जब उनकी ज़रूरत होगी तब वो लोड होगी। इसी तरह ये है कि अगर लोड इमीडिएटली बट इन अ सेपरेट क्लाइंट बंडल, अलग क्लाइंट बंडल में होगी आपके, उसी जो एक जो मेन क्लाइंट बंडल है जहाँ पर आपने इमेजेस रेंडर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसमें नहीं होगा, ठहर के होगा। लोड ऑन डिमांड है, ये तब होगा जब ये क्लिक होगा, जब ये शो मोर ट्रू होगा तभी ये कंपोनेंट, तब ये लोड होगा इसकी जेएस। और ये लोड ओनली ऑन क्लाइंट साइड, अभी सारा क्लाइंट साइड पे होगा क्योंकि इसका एसएसआर सर्वर साइड रेंडरिंग फॉल्स है। तो ये पूरा क्लाइंट साइड पे होगा, वरना जैसे बताया कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सर्वर पर लोड होते हैं। तो मोस्टली जो सारी चीज़ें थी वो ये है। तो ये हमारे पास सारा डिफरेंस और फंक्शनैलिटी है नेक्स्ट जेएस की। अंडर अंडर द हुड जो सा वो रिएक्ट ऐप ही है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन और फीचर्स जो हमारे पास मिल जाते हैं, जिससे हमारी ऐप और ज़्यादा फास्ट और एसईओ प्रूव्ड हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास ऐप में। इसके डिप्लॉय करने का भी आसान तरीके हम वो भी देखते हैं। उसके बाद जो सी चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ी थी वो अभी तक हमने नहीं देखी, वो है फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस। इसका क्या मतलब है, इसको भी हम देखते हैं।